एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों में एक है परिक्षेपण विधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अलग अलग परिक्षेपण विधियां हैं जो एग्जाम में सीधे प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। तो परिक्षेपण विधियों में सबसे पहले हम देखेंगे यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण विधि से द्रव स्नेही कोलाइड बनाए जाते हैं। जिस भी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसको यांत्रिक विधियों द्वारा, सामान्य विधियों द्वारा पहले पीसकर महीन चूर्ण बना देते हैं। फिर इस महीन चूर्ण को विलायक माध्यम जैसे कि जल में मिलाकर एक पेस्ट बना लिया जाता है। अब यहां कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलाइडी मिल। इस कोलाइडी मिल में धातु के दो डिस्क होते हैं जो विपरीत दिशा में तेजी से घूमते रहते हैं। इन डिस्कों को विद्युत मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। अब एक तरफ से इसमें पेस्ट डाला जाता है और दूसरे तरफ से हमको कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये जो दोनों डिस्क हैं इनके बीच की दूरी कम या ज्यादा करने की व्यवस्था होती है, जिससे हम कोलाइडी कणों के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें पता है कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो कणों का आकार नियंत्रित किया जा सकता है दोनों डिस्कों के बीच की दूरी कम या ज्यादा करके। इस विधि से पेंट, वार्निश, छापे खाने की स्याही, टूथपेस्ट, ये कुछ उदाहरण हैं जो कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत आर्क विधि। इसको ब्रैडिग आर्क विधि भी कहते हैं। यह विधि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है और खासकर सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के जल में कोलाइडी विलयन इसी विधि से बनाए जाते हैं। इस विधि में जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो विलायक माध्यम में डूबे होते हैं। विलायक माध्यम सामान्यतः जल लिया जाता है और ये जो विलायक माध्यम है इसको भी हिम मिश्रण में रखा जाता है, बर्फ और नमक के मिश्रण में रखा जाता है। तो इस प्रकार जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको विलायक माध्यम में डुबो देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। विद्युत आर्क के उच्च ताप के कारण ये जो धातु है सीधे अपनी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और ये जो धातु की वाष्प है बर्फ द्वारा ठंडा किए हुए विलायक माध्यम में छोटे छोटे कोलाइडी आकार के कणों के रूप में सम्मिलित हो जाती है। तो इस प्रकार धातु का जल में कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। और पहले ही बताया आपको कि सामान्यतः सोना, चांदी और तांबा का जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं वह इसी विधि से बनाते हैं। परिक्षेपण विधियों में नेक्स्ट है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण का क्या अर्थ है? किसी अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन पेप्टीकरण कहलाता है। अर्थात पेप्टीकरण की जो क्रिया है वह स्कंदन की विपरीत क्रिया है। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा है कि स्कंदन में कोई कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्य के प्रभाव से अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है और यहां बिल्कुल उसका विपरीत है। यहां कोई अवक्षेप विद्युत अपघट्य के प्रभाव से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह पूछा गया है। किसी अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है। तो किसी अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन पेप्टीकरण कहलाता है और इसके विपरीत किसी कोलाइड का अवक्षेप में परिवर्तन स्कंदन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पेप्टीकरण क्या है। पेप्टीकरण में जिस भी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका बिल्कुल ताजा अवक्षेप लेते हैं।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट और उसमें समान आयन वाला कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। जैसे मान के चलिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप लेंगे और उसमें समान आयन वाला एक विद्युत अपघट्य, जैसे फेरिक क्लोराइड हुआ, तो फेरिक आयन फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी है, फेरिक क्लोराइड में भी है, तो फेरिक आयन हुआ कॉमन हो गया दोनों, तो वो मिलाते हैं। तो जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं, उसमें समान आयन वाला कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है और ऐसा करके उसको बहुत जोरों से हिलाते हैं। जब हिलाया जाता है तो अवक्षेप का पेप्टीकरण हो जाता है और हमको कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो यहां पर जो फेरिक क्लोराइड हमने उपयोग में लाया है इसको हम कहते हैं पेप्टीकारक पदार्थ। तो जिस विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है अवक्षेप में वो कहलाता है पेप्टीकारक। यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है और उदाहरण है जो अभी हमने देखा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में अगर फेरिक क्लोराइड मिला दिया जाए और जोर से हिलाएं तो वहां पेप्टीकरण की क्रिया होती है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कोलाइडी विलयन बनाने की परिक्षेपण विधियां देखी और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टीकरण। यह सभी सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इनके ऊपर बनते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, किस प्रकार से कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाता है। कोलाइडी विलयनों के शोधन की जो विधि है उसको हम अपोहन विधि कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों के अतिरिक्त वास्तविक विलयन के कण और आयन अशुद्धियों के रूप में विद्यमान हो सकते हैं। तो डायलिसिस में, अपोहन में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे ग्राहम का अपोहक कहते हैं। तो यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रयुक्त अपोहन में प्रयुक्त उपकरण का नाम ग्राहम का अपोहक। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें चमड़े की एक थैली होती है, उसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं और इसे जल से भरे एक पात्र में डुबोकर रख देते हैं। अब यहां पर जो वास्तविक विलयन के कण हैं वो चमड़े की थैली के आर पार जा सकते हैं, लेकिन कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण वो चमड़े की थैली से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो धीरे धीरे जितने भी अशुद्धियों के कण हैं वो जल में आने लगते हैं। इस जल को हम थोड़े थोड़े समय पश्चात बदलते रहते हैं और यह क्रिया बहुत मंद गति से संपन्न होती है। तो जल में हम अशुद्धियों को चेक करते जाते हैं। जब जल में अशुद्धियों का आना बंद हो जाता है तब इस चमड़े की थैली को बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब इसी विधि में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो अगली विधि है वो है विद्युत अपोहन। तो विद्युत अपोहन विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियां ज्यादा हों। जब आयनिक अशुद्धियां ज्यादा हों, आवेशित कण विद्यमान हो, तब हम अपोहन की दर को बढ़ाने के लिए विद्युत अपोहन विधि का उपयोग करते हैं। तो पूरी विधि वही है, पूरी व्यवस्था वही है, बस जिस पात्र में जल भरा है उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उनको उच्च विभव की बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहां जो कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियां होती हैं वो बहुत शीघ्रता से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगती है और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाती है। तो इस प्रकार जो अपोहन की दर है वो इस विधि में बढ़ जाती है। तो विद्युत अपोहन विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियां अधिक होती हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कोलाइडी विलयन बनाने की परिक्षेपण विधियां और कोलाइडों का शोधन। तो कोलाइडों के शोधन की 2 विधियां हैं, अपोहन विधि और विद्युत अपोहन विधि।
और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो अनेकों बार पूछे गए हैं और साथ ही सैद्धांतिक प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अब हम कुछ विशिष्ट कोलाइडी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ आणविक कोलाइड। ये जो दीर्घ आणविक कोलाइड होते हैं, इनमें कोलाइडी कण स्वयं अपने आप में बहुत बड़े अणु होते हैं, कोलाइडी आकार के कण होते हैं और ये सामान्यतः बहुलकों के द्वारा बने होते हैं। जैसे स्टार्च हुआ, गोंद हुआ, सेल्यूलोस हुआ, प्रोटीन हुआ, ये प्राकृतिक दीर्घ अणु होते हैं। तो दीर्घ आणविक कोलाइड स्वयं अपने आप में कोलाइडी आकार के कण होते हैं, ये बहुत बड़े अणु होते हैं और ये सभी जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहु आणविक कोलाइड। ये जो बहु आणविक कोलाइड हैं, ये छोटे छोटे परमाणुओं या अणुओं के समूह होते हैं। हजारों की संख्या में परमाणु या अणु इकट्ठे होकर एक कोलाइडी आकार का कण बना देते हैं और ये सामान्यतः द्रव विरोधी प्रकृति के होते हैं। और गोल्ड सॉल अभी हमने देखा परिक्षेपण विधि में, विद्युत परिक्षेपण में, तो गोल्ड सॉल हुआ, सल्फर सॉल हुआ, इसके उदाहरण है। गोल्ड सॉल में गोल्ड के परमाणु हजारों की संख्या में संगुणित होकर के कोलाइडी आकार का कण बनाते हैं। इसी प्रकार जो सल्फर सॉल है, सल्फर सॉल में सल्फर के S8 अणु आपस में संयुक्त होकर के कोलाइडी आकार का कण बनाते हैं। हजारों की संख्या में ये इकट्ठे हो जाते हैं और कोलाइडी आकार का कण बनता है। नेक्स्ट है मिसेल या फिर हम संगुणित कोलाइड इसको कहेंगे। यहां 2 अलग अलग चीजें हैं। जो कोलाइडी तंत्र है उसका नाम है संगुणित कोलाइड और जो कोलाइडी कण हैं उनको हम कहते हैं मिसेल। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रता पर एक सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता पर इनके आयन आपस में संयुक्त होकर कोलाइडी आकार का कण बना लेते हैं। ऐसे कणों को मिसेल कहा जाता है और जो प्राप्त कोलाइडी तंत्र है उसको हम कहते हैं संगुणित कोलाइड। तो इसका जो उदाहरण है, साबुन या अपमार्जक का जो जलीय विलयन होता है, ये संगुणित कोलाइड का उदाहरण है। इसमें मिसेल विद्यमान होते हैं। तो मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हम साबुन के उदाहरण से समझेंगे। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसा अम्ल मतलब जिसमें एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। जैसे सोडियम पॉमिटेट, तो कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला में 15 परमाणु हो जाते हैं। इसी प्रकार सोडियम स्टीरेट, उसमें 17 कार्बन परमाणु है। तो कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो इसको एक सामान्य सूत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं, RCOON। तो यहां जो R है, तो R में 15 से ऊपर कार्बन परमाणु होते हैं। ये जो इसको जब जल में घोलेंगे तो ये टूट करके कार्बोक्जिलेट आयन और सोडियम आयन देगा। ये जो एनायन है, कार्बोक्जिलेट आयन, इसको हम संरचना के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कार्बन परमाणुओं की जो लंबी श्रृंखला है एल्किल समूह के रूप में, उसको प्रदर्शित किया है। और सामने ये जो COO निगेटिव वाला जो सिरा है उसको प्रदर्शित किया है। तो यहां ये जो कार्बोक्जिलेट आयन है, इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ये सामने वाला जो सिरा है इसको हेड कहा जाता है, ये ध्रुवित प्रकृति का होता है। और ये जो कार्बन परमाणुओं से बनी लंबी श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है, ये अध्रुवित प्रकृति का होता है और इसको हम कहते हैं टेल, पूंछ कहते हैं। अब साबुन का उपयोग हम कहां करते हैं? स्वच्छीकरण की क्रिया में करते हैं। हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना एक प्रकार का कार्बनिक विलायक होता है और
कपड़े में पसीना चिपक जाता है, उसके ऊपर धूल के कण चिपक जाते हैं तो कपड़ा गंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गंदे कपड़े हैं इसको साफ करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो कार्बोक्जिलेट आयन का ध्रुवित सिरा है, ये ध्रुवित विलायकों में विलय होगा, अध्रुवित में विलय नहीं होगा, अर्थात वो जल स्नेही प्रकृति का है। जबकि ये जो पूंछ वाला सिरा है ये अध्रुवित है, तो अध्रुवित विलायक में घुलेगा। तो जब हम कपड़े को साबुन के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो ये जो हजारों की संख्या में ये जो कार्बोक्जिलेट आयन है, इसका जो ये अध्रुवित भाग है वो पसीने की एक बूंद में घुलने लगता है। जैसे हम यहां पर प्रदर्शित करें कि ये पसीने की एक बूंद है, तो इसमें ये जो कार्बोक्जिलेट आयन है इस प्रकार से घुलना चालू हो जाता है। ये जो पूंछ वाला सिरा है वो घुलेगा। और हजारों की संख्या में इस प्रकार कार्बोक्जिलेट आयन घुल जाते हैं। और जो बाहर है वो ध्रुवित वाला सिरा है, तो जो बाहर सतह रहेगी वो ध्रुवित प्रकृति की, और जो अध्रुवित प्रकृति वाला है वो पसीने की बूंद में घुल गया। तो इस प्रकार हजारों की संख्या में ये कार्बोक्जिलेट आयन इकट्ठे होकर के एक कोलाइडी आकार का कण बना लेते हैं, जिसको हम मिसेल कहते हैं। और इस प्रकार जो कोलाइडी तंत्र हमको प्राप्त हुआ वो संगुणित कोलाइड कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो तीन परिभाषाएं हम लोगों ने देखा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बने हैं और सैद्धांतिक प्रश्न भी बने हैं, जिसमें ये मिसेल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसेल कई बार पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में कोलाइडों के गुणधर्म देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 100% कोलाइडों के गुणधर्म से एक प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है। ये अगले वीडियो में